नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे हम। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, डिफरेंस बिटवीन द टू, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, राइट। देन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, इट्स मीनिंग, then how to deal with these preferential creditors, then next is format for liquidators final statement of account, इसका फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट में क्या क्या है, एंड देन फॉलोड बाय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। सो एक एक करके देखेंगे इसको हमने कैसे क्या करना है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, मीनिंग, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, देन टाइप्स एंड देन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, राइट। सो let us jump to meaning, right? So liquidation or winding up is a legal term, refers to the procedure through which affairs of the company are wound up, ठीक है। So a company is the creation of law and it cannot die it's as a natural death, therefore it comes to an end by law through the process of liquidation. Liquidation simply means closing the affair of the company, closing winding up the affairs of the company, ठीक है। कंपनी को बंद करना, ठीक है। अगर क्योंकि कंपनी जब भी हम खोलते हैं दैट इज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लॉ, ठीक है, लीगल है ना, ये लीगल एंटिटी है। सो जब भी इसको हमने डिसॉल्व करना है, जब भी खत्म करना है इसको, कंपनी को, ठीक है, उसको हम टर्म कौन से बोलते हैं, लिक्विडेट करना है, ठीक है। लिक्विडेशन इज टेक्निकली मींस सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। दिस इज द टेक्निकल मीनिंग। नाउ if it is a creation of law then it is dissolved through the legal process, through the law, right। तो लॉ के थ्रू ही इसको भी क्या कर सकते हैं, हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सो थोड़ा सा एक प्रोसीजर समझ लेते हैं। अगर ये कंपनी है आपकी, ठीक है, कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपके क्या हो गए, आपने क्या किया है, आपको लिक्विडेट करनी है कंपनी, क्या करनी है, लिक्विडेट मींस कि आपने कंपनी को बंद करना है, ठीक है। बंद करने के लिए आप एक ऐसे नहीं बंद करोगे, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे। कौन अपॉइंट करोगे, लिक्विडेटर, ठीक है। लिक्विडेटर कौन हो गए, वकील हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। आपने क्या किया, लिक्विडेटर अपॉइंट किया, ठीक है। अब वो लिक्विडेटर का काम क्या है, या फिर कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, ठीक है। आपने कोर्ट में अर्जी की, आपने एक पिटीशन फाइल की कि हमने कंपनी को बंद करना है, लिक्विडेट करना है, वाइंड अप करना है। वो देखेगा कि क्या आप एक्चुअली में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम आगे भी देखेंगे। तो वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर का काम क्या रहेगा, सारी की सारी जो एसेट्स है आपकी उनको बेचना, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज को पे करना। बस ये दो काम है इसके, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है। जो मेनली ब्रॉडली काम क्या है, असेसमेंट करना किसकी लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, फिर एसेट्स को बेचना, एंड देन उससे जो पैसा आया किसकी पेमेंट करना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना, ठीक है। लाइबिलिटीज की पेमेंट भी किसी ऑर्डर में होगी, किसमें होगी, ऑर्डर में, ठीक है। सो हम ऑर्डर आगे देखेंगे कि किस ऑर्डर में पेमेंट करनी है, कि ऐसे नहीं कर देनी किसी को भी पेमेंट, ठीक है। हमने देखना है कि किस ऑर्डर में पेमेंट करनी है। लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको लास्ट में पेमेंट होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। सो ये प्रोसेस है यहाँ पर। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो देखो, सेलिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सबसे पहले क्या काम होगा, एसेट्स को सेल करेंगे लिक्विडेशन में। फिर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जितनी भी लाइबिलिटीज उनको पे करना है। शेयर होल्डर टू बी पेड, टू पे अनपेड कॉल्स इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो कॉल्स है आपने मंगवा ली है पहले ही, किस पे, इक्विटी शेयर पे या प्रेफरेंस शेयर पे। कुछ अनपेड कॉल भी रही होंगी, अगर हैं तो उनको मंगा लो, ठीक है, अनपेड अनपेड कॉल्स को। उसके बाद सरप्लस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंट्रीब्यूटरीज, ठीक है। उसके बाद सरप्लस किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूटरीज को, ठीक है। हम ये आगे आगे डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूटर्स कौन है। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, कंपनीज का जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में से रिमूव कर देता है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूटरीज में आपके शेयर होल्डर आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये ऑर्डर रहेगा आपका। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। देयर इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल किस केस में है ये, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी is applicable in case of partnership firm, individual and partnership firm, right? But liquidation is applicable in case of joint stock companies. Got it?
तो ये जो मेन डिफरेंस क्या है इसका, ये पार्टनरशिप फर्म या इंसॉल्वेंसी के केस में यूज होगा, इंडिविजुअल के केस में यूज होगा इंसॉल्वेंसी, और लिक्विडेशन किस केस में यूज होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में, ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस भी हो सकता है कि दोनों के एक्ट अलग अलग है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी इज गवर्न्ड बाई इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड लिक्विडेशन इज गवर्न्ड बाई कंपनीज एक्ट, इट इज गवर्न्ड बाई कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो टेक्निकली डिफरेंस जो है वो यही है, ठीक है। बाकी तो एक्ट के थ्रू ही हम गवर्न करते हैं अलग अलग इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी। अ कंपनी में बी वाउंड अप in any of the following two ways: winding up by the tribunal and insolvency and bankruptcy code 2016। सो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। सो एक तो ट्रिब्यूनल के थ्रू, ट्रिब्यूनल हो गया मींस कोर्ट के थ्रू, और दूसरा ये कोड है हमारे पास, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपनी को वाइंड अप करते हैं। How the point is, who is liquidator? Is liquidator. So liquidator is a person, okay, appointed by government. Okay, it is an official person, right? Official person or official liquidator we can say, right? And ये एक अकाउंटेंट हो सकता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एडवोकेट हो सकता है बेटा, ठीक है, सीएस हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। ये अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, वो क्या करेगा, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को चेक करेगा, ठीक है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दी जाएगी, इसके द्वारा, इस बाई गिवन बाई कंपनी। ये जो कंपनी है अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देगी इसको, जिसमें कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का सारा लिखा जोखा होगा, ठीक है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद इसकी कार्रवाई अपनी शुरू होगी, ठीक है, और फिर ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। जब मीटिंग करनी होगी मीटिंग करेगा, और रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी तो रिपोर्ट, है जी। नाउ एक और चीज़ है, ये बनाता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बनती है, एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो ऑर्डर हम देखेंगे अभी। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, कौन कौन सी एसेट जो प्लेज्ड है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी दी हुई है। पार्टली पेड ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स, और कितने अमाउंट हमने रिसीव किया जो भी कॉल्स से, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट पर ट्रेडिंग अकाउंट, पेमेंट मेड टू रिडीम सिक्योरिटीज, कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पेमेंट पर ट्रेडिंग अकाउंट आर डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रिसिप्ट, ठीक है। तो जितनी भी आपने पेमेंट करनी है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटीज को रिडीम करना है, वो सारी की सारी कहाँ पर लिखी होंगी, सब की सब आपने कहाँ एंटर करनी है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। एक तो अमाउंट रियलाइज्ड पर्टिकुलर ऑर्डर में, एसेट प्लेज, पार्टली पेड ऑफ शेयर्स, ठीक है, कॉल्स कितनी रिसीव की हैं, देन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन होंगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। देखो, हमने एसेट लाई, ठीक है, एसेट से कुछ अमाउंट आया हमारे पास, ठीक है, कुछ करो 10 करोड़ आया, ठीक है। तो 10 करोड़ का अमाउंट आया हमारे पास, की पेमेंट हमने करनी है। सबसे पहले पेमेंट किसी होगी, लीगल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, इसी ऑर्डर में पेमेंट होगी आपकी, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट, अगर कोई इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि एरियस ऑफ डिविडेंड है, वो भी पे करना है, ठीक है। और अब तक
अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप, अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप। उसके बाद लास्ट में किसकी पेमेंट होगी, इक्विटी शेयर होल्डर की, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में पेमेंट करनी है। हमने देखना है ये 10 करोड़ हमने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर, एंड देन क्रेडिटर्स, देन दिस एंड देन दिस। लेकिन अगर अमाउंट सपोज अगर आपका यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, तो बस यहीं तक पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट यहीं पर खत्म हो गया, कहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपका पेमेंट करने के बाद भी अमाउंट बहुत ज़्यादा बच गया, तो फिर पेमेंट किसकी होगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। सारा का सारा पैसा काम किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो दिस इज फंडा बिहाइंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। व्हाट आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आर पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड सरप्लस फ्रॉम द एसेट, ठीक है। प्लेज मीन्स कि जो हमने गिरवी नहीं रखी हुई है, ठीक है, जिनको हमने एज ए मॉर्गेज नहीं रखा हुआ है। सरप्लस जो एसेट से सरप्लस आएगा, एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द कंट्रीब्यूटरीज, जो भी शेयर होल्डर ने या जो भी कंट्रीब्यूटरीज है उन्होंने जो भी अमाउंट क्या किया है, कंपनी को दिया है फॉर लिक्विडेशन पर्पस, ठीक है, उसमें से आप क्या करना है, आपको लिक्विडेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करने हैं, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इन द नेचर ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये कौन से क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड, हु हैव प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स ओवर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये जो जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनके ऊपर, सपोज करो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उससे पहले आपको ने किसकी पेमेंट करनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कौन कौन से हैं, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 327 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि आपको उनको पहले पेमेंट करनी है, ठीक है। वो कौन कौन है, फॉलोइंग आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, all revenue taxes cess and rates whether payable to government, local authority means municipality वगैरह, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स की टैक्सेस, जितने टाइप के भी आपके टैक्सेस अगर ड्यू है, ठीक है, वो क्या आपने वो प्रेफरेंशियल रहेंगे आपके, ठीक है। वो उनकी पेमेंट पहले करनी है, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जितने भी वेजेस हैं, सैलरीज हैं, ठीक है, वो आपकी प्रेफरेंशियल रहेंगी, ठीक है। सैलरीज किसकी, इंप्लॉइज की, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना, मैक्सिमम अमाउंट जो है 4 मंथ्स की सैलरी ही आपने क्या लेनी, प्रेफरेंशियल लेनी है, 4 मंथ्स की सैलरी या फिर वेजेस, जो कि मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा 20,000, ठीक है। सो 20,000 अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल अमाउंट इज 20,000 फॉर ईच क्लेमेंट, ठीक है। सो 20,000 से ऊपर ज्यादा आपने पेमेंट नहीं करनी है। सैलरीज ड्यू टू एन ऑफिसर्स लाइक क्रेडिटर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ब्रांच मैनेजर एक्स्ट्रा आर नॉट प्रेफरेंशियल, ठीक है। सो जितनी भी सैलरी है किसको, डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को, असिस्टेंट सेक्रेटरी को, ब्रांच मैनेजर एक्सेट्रा, दे आर नॉट प्रेफरेंशियल एट ऑल। अगर ये गिवन होगा क्वेश्चन में तो इनको हमने प्रेफरेंशियल नहीं मानना है। नेक्स्ट इज ऑल एक्रूड हॉलीडे मींस की टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसकी हमने एम्प्लॉयमेंट क्या किया, टर्मिनेट किया, मैंने उसको निकाल दिया, तो उसका जितना भी ड्यू बनेगा उसको उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज all sum as a compensation under Workmen Compensation Act 1923 when is for construction, reconstruction और amalgamation, ठीक है। मींस कि अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है इन द फॉर्म ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, जो भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर जो भी चीजें आती हैं, कोई भी ऐसा अमाउंट, ठीक है, जो कि पेमेंट होगी कब, जब वो कंपनी छोड़ के जाएगा इंप्लॉय, तो उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें आ जाएगा वो। ऑल सम ड्यू टू एन एम्प्लॉय, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गई, ये सारा प्रेफरेंशियल है, ठीक है। एक और चीज रह गई थी यहाँ पे, ऑनलाइन द कंपनी वाउंड अप, जितना भी अगर कोई भी आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, ठीक है ना, कंपनी एज ए एम्प्लॉयर अगर काम कर रही है, क्या कर रही है, एम्प्लॉयर, ठीक है, और वो एम्प्लॉय का क्या पे कर रही है, इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस पे कर रही है, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, प्रेफरेंशियल रहेगा, ठीक है। वो आपने वैसे ही पेमेंट करनी है, ठीक है, किसको, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको, राइट। सो दीज आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट को जितने भी टैक्सेस देने या लोकल अथॉरिटी को वो प्रेफरेंशियल रहेगा। दूसरा दूसरा क्या, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर जो भी अमाउंट आएगा वो, ठीक है, ग्रेचुटी, पेंशन, ठीक है, वो
उसके बाद सैलरी एंड वेजेस ऑफ क्लर्क, सैलरी वेजेस ऑफ क्लर्क कितना 20,000 तक क्या रहेगी, प्रेफरेंशियल रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमने डिस्कस की वो, राइट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have a question from the following particulars related to a company liquidated. Calculate the amount of unsecured creditors and preferential creditors other than secured creditor liquidated of a company worth this। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से हमने क्या निकालना है, सिक्योर क्रेडिटर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, सो इसी के नीचे अगर मैं करने की कोशिश करूँ इसको, तो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, दोनों निकालने हमने। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ unsecured and preferential creditors। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये समझाने के लिए कर रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, ये अमाउंट ऐसे यहां पर लिख दो आप, एक साइड लिख दो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरी साइड लिख दो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको कर दो अंडरलाइन। पहला लिखो ट्रेड क्रेडिटर्स, $4,26,600। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर क्या है, सिंपली क्रेडिटर है। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड वर्कर्स, प्रोविडेंट फंड वर्कर्स। ठीक है, 33,000। तो प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी आपको क्या बोला, वो सारा का सारा क्या आपका प्रेफरेंशियल है, तो 33,000 इज प्रेफरेंशियल। ओके, नेक्स्ट इज गैस बोर्ड। ओके, गैस बोर्ड जो भी है, ठीक है, ये भी अनसिक्योर्ड है। उसके बाद है ड्यूज टू सिटी कॉर्पोरेशन फॉर लोकल टैक्सेस। ठीक है, सो लोकल टैक्सेस कितने, 30,000 है ना। सो जितना भी टैक्सेस है वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेफरेंशियल होता है, आपको बताया मैंने अभी। नेक्स्ट, उसके बाद सैलरी ऑफ क्लर्क, सैलरी ऑफ क्लर्क। ठीक है, हमने से 4 मंथ्स की क्या लेनी, प्रेफरेंशियल लेनी है, बाकी 2 मंथ्स की कहाँ चले जाएगी उधर। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रेफरेंशियल है, 20,000। तो पीछे कितना रह गया, 30, 50 माइनस 30, 50 माइनस 20 इज 30। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ पीएन, सैलरी ऑफ पीएन कितनी है, सैलरी ऑफ पीएन इज 18। ओके, सो 18 का 18 सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रेफरेंशियल, क्योंकि आपकी 20,000 तक लिमिट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ पीएन, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस फॉर 4 मंथ्स, ये प्रेफरेंशियल नहीं होती है, 2400 यहाँ पर आ जाएगा, 24,000। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स ड्यू, इनकम टैक्स ड्यू कितना है, ये 30,000, सारा का सारा प्रेफरेंशियल। आपको टैक्स किसी भी टाइप का जो है वो क्या होगा, प्रेफरेंशियल होगा। ठीक है, और एक और चीज है, वो है आपकी कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 27,000, इस ये भी सारा का सारा क्या है, आपका प्रेफरेंशियल है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, और अमाउंट इसका लिख देते हैं हम यहाँ पर 27,000। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा टोटल आ गया किसका, ये टोटल आ गया 4,81,860। ये आ गए कौन से, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का टोटल कितना है, 1,58,000। ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन या इस एग्जाम्पल से यही बताना था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उस तो वहां पर भी हमने करना है। ठीक है, फिलहाल आप ये देख लो कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। ओके गाइस, सो बच्चों ये है नेक्स्ट आपका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड दिस इज द रिसिप्ट साइड एंड दिस इज पेमेंट साइड। ठीक है, सिंपली रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपने कोई सिक्योरिटीज रखी हुई है उनका अमाउंट कितना मिलता है आपको। ठीक है, जो भी बेच के जो भी अमाउंट मिलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको।
देन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा किससे, एसेट से, एसेट को बेचने के बाद, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। देन कॉल्स ऑन शेयर, ठीक है, इफ अगर आपके पास कॉल्स हैं, अगर मंगवा रहे हो तो आएगा ये, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका एसेट साइड, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। दूसरी साइड क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब इस साइड आपने वही चीज लिखनी है, इसी ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है। पहले तो फुली सिक्योर पे क्रेडिटर होंगे, उनकी पेमेंट होगी, ठीक है। फुली सिक्योर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, फुली सिक्योर क्रेडिटर, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो व्हाट आर फुली सिक्योर, हु आर फुली सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है। एसेट प्लेज्ड ऐसे लिखा होगा। दूसरी साइड फिर हमने क्या पेमेंट, किसकी पेमेंट करनी है, पहले हमने पेमेंट करनी फुली सिक्योर क्रेडिटर की, दूसरी करनी है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इसको हम दूसरे नाम क्या देते हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। तीसरी हमने पेमेंट करनी है किसकी, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन की, किसकी पेमेंट करनी है, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, ठीक है। वो हम लिक्विडेशन रेमुनरेशन है जो, ये एक टॉपिक ही है, ठीक है। इस कैसे करना है कैलकुलेट, वो मैं बताऊंगा आपको कि लिक्विडेटर की रेमुनरेशन हमने कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट होगी किसकी, डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर भी क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर के बाद किसकी पेमेंट होगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की, जो भी अभी हमने देखा, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। और नेक्स्ट 6 नंबर पे पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद पेमेंट होगी अगर पैसा बचा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये सारी पेमेंट किस पे डिपेंड करेंगी, यहाँ इस ये वाली साइड पे, यहाँ पर कितना अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पर जितना जितना अमाउंट होगा वहां तक पेमेंट होगी। अगर अमाउंट यहीं पे खत्म हो गया तो स्टॉप कर देंगे, ये बैलेंस कर देंगे। अगर पेमेंट यहाँ तक आएगी तो स्टॉप, क्योंकि वो नीचे क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। नेक्स्ट 7th नंबर पे पेमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, ठीक है। एंड 8th नंबर पे पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर की, ठीक है। तो पेमेंट इनकी कैसे होगी, इसी ऑर्डर में होगी, ठीक है बच्चों, पेमेंट सारी की सारी इसी ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम्स के थ्रू हम समझेंगे कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना, मींस क्वेश्चन कैसे 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 सॉल्व करना है, और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनेगी। जब भी देखते हो तो वीडियोस अगर पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।